गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज मैं बात करूंगी ब्रेन हैमरेज के बारे में। ब्रेन हैमरेज क्या होता है? यदि ब्रेन में या मस्तिष्क में ब्लीडिंग हो जाती है तो इस स्थिति को हम ब्रेन हैमरेज कहते हैं। ब्रेन या उसके आसपास के जो टिश्यूज होते हैं उनको ब्लड पहुंचाने वाली जो ब्लड आर्टरीज होती हैं उसमें किसी प्रकार का अगर लीकेज हो जाता है, उस वजह से ब्रेन खुद को ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन को स्टोर नहीं कर पाता है, खुद से स्टोर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ब्रेन में जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। ब्रेन में ब्लीडिंग होने पर ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो फट जाती हैं, ब्रेन में ब्लड जो है भर जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन में जो है प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, दबाव पड़ने लग जाता है, जो ब्रेन के टिश्यूज और सेल तक ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन के तत्वों को पहुंचाने में से रोकता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है कोमा में चला जाता है, क्योंकि वहां पर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है ब्लड वेसल्स को या फिर हमारी ब्रेन की सेल्स को, तो उसकी वजह से जो है वो डैमेज होने लग जाती है। इसके टाइप्स होते हैं। हमारा ब्रेन जो होता है 3 टाइप के टिश्यूज से ढका होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। इनको हम मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग जो है टिश्यू के अंदर भी हो सकती है और टिश्यूज के बाहर भी हो सकती है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग जो है ब्रेन हैमरेज को डिवाइड करते हैं। जैसे आपका जो खोपड़ी है जिसको हम स्कल कहते हैं, स्कल के अंदर जो ब्रेन के टिश्यूज होते हैं उसमें ब्लीडिंग जो है ब्रेन के टिश्यूज के बाहर भी हो सकती है और अंदर भी हो सकती है। तो पहले हम बात करते हैं कि स्कल के अंदर, लेकिन ब्रेन के टिश्यूज के बाहर जो ब्लीडिंग हो रही है, वो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्रेन हैमरेज की कंडीशन को हम क्या कहेंगे, उस ब्लीडिंग को हम क्या कहेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इपिड्यूरल ब्लीडिंग। इपिड्यूरल ब्लीडिंग कहाँ होगी? ब्लीडिंग जो है मेम्ब्रेन की सबसे बाहरी जो लेयर होती है ड्यूरा मैटर और जो स्कल की हड्डी के बीच में होती है, ठीक है, वहां पर ब्लीडिंग होती है, उसको हम इपिड्यूरल ब्लीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज सब ड्यूरल ब्लीडिंग। सब ड्यूरल ब्लीडिंग कहाँ होगी? ये ब्लीडिंग आर्चनॉइड मेम्ब्रेन और ड्यूरा मैटर के बीच में जो स्पेस होता है वहां पर ये ब्लीडिंग हो जाती है, तो इसको हम सब ड्यूरल ब्लीडिंग कहते हैं। ठीक है, फिर है सब आर्चनॉइड ब्लीडिंग। सब आर्चनॉइड ब्लीडिंग कहाँ होगी? ये ब्लीडिंग जो होती है पिया मैटर और आर्चनॉइड जो मेम्ब्रेन है उसके बीच में हो जाती है, उसको हम सब आर्चनॉइड ब्लीडिंग कहते हैं। ठीक है, अगर ब्लीडिंग टिश्यूज के अंदर हो रही है, ये तो टिश्यूज के बाहर हो रही थी तो हमने उसको डिवाइड किया। अब अगर ब्रेन के अंदर टिश्यूज के अंदर जो है अगर ब्लीडिंग हो रही है तो हम उस ब्लीडिंग के अकॉर्डिंग जो है ब्रेन हैमरेज को डिवाइड करेंगे इंट्रासेरेब्रल ब्लीडिंग एंड इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीडिंग। इंट्रासेरेब्रल ब्लीडिंग कहाँ होगी? ब्लीडिंग ब्रेन के सेरेब्रल जो है सेरिबेलम में होगी और ब्रेन स्टेम और लोब्स में होती है। ब्रेन के टिश्यूज में कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है, अंदर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग जो है वेंट्रिकल्स में होती है, जो ब्रेन के अलग अलग जो है जो क्षेत्र में होते हैं उनको हम कैविटी भी कहते हैं, तो वहां पर ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, तो इसे हम कैविटी सेरेब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड होता है उसके रूप में भी हम जानते हैं। ठीक है, तो तरल जो पदार्थ बनाती है उसके रूप में, तो या तो ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स के रूप में जानी जाती है या फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो कवर करती है वहां पर ये ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, तो इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीडिंग कहते हैं। इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीडिंग कहाँ होती है? वेंट्रिकल्स में होती है, जो कि ब्रेन के अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो है कैविटी के रूप में जानी जाती है। इन कैविटीज को हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स जो इसमें भरा होता है उसके नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो फ्लूइड भरा होता है वो जो है हमारे ब्रेन को जो है सुरक्षित रखता है। तो ये जो है ब्रेन या इस पे स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, जिससे कि वो सेफ रहते हैं। तो वहां पर अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो इसे हम इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीडिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? अगर किसी भी पेशेंट को ब्रेन हैमरेज होने वाला है तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे? एक तो सडनली हेडेक होगा, खतरनाक बहुत तेज सर दर्द होगा, संतुलन कम होने लग जाएगा, पेशेंट जो है बोलने में लड़खड़ाएगा, चलने फिरने में लड़खड़ाएगा, उसको खाना खाने में निगलने में दिक्कत होगी, निगलने में कठिनाई होगी, सॉलोइंग में प्रॉब्लम होने लग जाएगी, विजन प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ब्लड जैसा दिखेगा, डिल्यूजन प्रॉब्लम होगी, पेशेंट सुस्त रहेगा, बेहोशी जैसी आने लगेगी, दौरे पड़ सकते हैं या फिर स्पीच प्रॉब्लम, बोलने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये इसके लक्षण आते हैं। अगर ऐसे किसी भी पेशेंट में लक्षण आ रहे हैं तो तुरंत हमें हाई अलर्ट हो जाना है और तुरंत उसका बीपी चेक करना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी इस कंडीशन में बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रेन हैमरेज हो जाता है। तो वहां पर आपको तुरंत बीपी चेक करना है, पेशेंट का बीपी कंट्रोल करना है, पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना है, डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है,
वहां पर आपको लापरवाही नहीं करनी है। देखिए, और इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। ब्रेन हैमरेज के कारण हो सकते हैं, अगर आपके ब्रेन में कोई ट्यूमर है पहले से ही जिसका ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसके कारण ब्रेन हैमरेज होता है। ठीक है, तो वहां पर आपको अलर्ट रहना है। अगर कोई पेशेंट पहले से ही है तो ऑब्वियसली उसकी जांचें लगातार होते रहनी चाहिए, उसका बीपी बार बार चेक होता रहना चाहिए, कहीं की बीपी बढ़ तो नहीं रहा है। ठीक है, वहां पे हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, ब्रेन हैमरेज सिर में चोट लगने के कारण हो सकता है। अगर बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है किसी पेशेंट का तो उसके कारण हो सकता है। तो मैंने कहा ही कि बीपी जरूर चेक करते रहें। ठीक है, दूसरा, ब्लड वेसल रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं पहले से ही तो पेशेंट को ब्रेन हैमरेज की कंडीशन हो सकती है। लिवर डिजीज भी इसका कारण हो सकती है। लिवर डिजीज जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में, अगर थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड में चला था तो वहां पर भी ब्रेन हैमरेज फर्स्ट ग्रेड और सेकंड थर्ड ग्रेड में तो इतने चांसेस है, मगर लास्ट जो स्टेज में अगर लिवर डिजीज पहुंच जाती है तो वहां पे भी ब्रेन हैमरेज होने के चांसेस रहते हैं। तो वहां पर आपको पेशेंट की बहुत ज्यादा केयर करनी है। इसके अलावा एज फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा अगर बहुत ज्यादा कोई अननेसेसरी दवाइयां खा रहा है बहुत ज्यादा तो उसकी वजह से भी ब्रेन हैमरेज की कंडीशंस हो सकती है। तो बहुत ज्यादा हाई एंटीबायोटिक्स, बहुत ज्यादा अननेसेसरी मेडिसिन हमें नहीं खानी चाहिए और बिना डॉक्टर से पूछे तो कभी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो भी एक कारण बन सकता है ब्रेन हैमरेज का। तो आपको यहाँ पर अपना ध्यान रखना है। दूसरी बात, हम क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं। एक तो लंबर पंचर टेस्ट होता है, स्पाइनल टैप होता है, सेलुलर एंजियोग्राफी होती है, एमआरआई होता है, सीटी स्कैन होता है। और इसमें ट्रीटमेंट जो है नॉन सर्जिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में बहुत सारी मेडिसिन दी जा सकती है, एलोपैथिक मेडिसिन भी होती है तो उसमें हम देते हैं। और सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, अगर ब्रेन हैमरेज की कंडीशन है, पेशेंट कोमा में जा रहा है तो वहां पर सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि क्लॉटिंग हो जाती है ब्रेन में तो वहां पर उसकी सर्जरी के द्वारा उसको क्लॉट्स को हटाया जा सकता है, या फिर वो कोई ब्लॉकेज हो जाता है आर्टरी में तो उसको खोला जाता है। ठीक है, बचने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं, मतलब आपको कैसे प्रिवेंट करना है अपने आप को। तो एक तो बीपी कंट्रोल करना है, पहले ही बताया था, बीपी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए आपका। ठीक है, नो स्मोकिंग। अगर कोई ब्रेन में ट्यूमर या पहले से ही ब्रेन में कोई प्रॉब्लम चल रही है पेशेंट को तो उनको स्मोकिंग, अल्कोहल ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। फैटी डाइट्स बहुत ज्यादा अवॉइड करनी है। आपको बाहर का खाना, बाहर की चीजें या फिर घर में घी तेल वाला खाना बहुत ज्यादा नहीं खाना है। अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए। वेट लॉस जो अगर आपका लगातार हो रहा है तो वहां पर ध्यान दें कि कहीं और दिक्कत तो नहीं हो रही है। एक्सरसाइज करें, मगर माइल्ड एक्सरसाइज करें, वहां पर ये नहीं कि बहुत ज्यादा प्रेशर अपने आप को नहीं देना है। ब्लड शुगर चेक कराते रहें और ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें। ठीक है, ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। अगर आप प्रिवेंशन रखेंगे तो हो सकता है आप पहले से बेटर हो जाए या फिर आपकी स्थिति में सुधार हो जाए और आप विवश कंडीशन या फिर अदर कंडीशन जो खराब कंडीशन होती है उसमें ना पहुंचे। तो इसलिए आपको प्रिवेंशन लेना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। ब्रेन हैमरेज के कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन का बेस्ट रोल होता है। उसमें सबसे पहली मेडिसिन, सबसे बेस्ट मेडिसिन है कार्बोवेज। जनरली क्या होता है कि मैंने बताया कि ब्रेन हैमरेज में ब्लीडिंग हो जाती है ब्रेन में, जिसकी वजह से ब्रेन हैमरेज कंडीशन आती है। और वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन हमारे ब्रेन को सप्लाई नहीं होता है, जिसकी वजह से पेशेंट कोमा में जाता है। तो वहां पर कार्बोवेज सबसे बेस्ट मेडिसिन है। रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, अभी बुलाते हैं। सबसे बेस्ट मेडिसिन है कार्बोवेज। जो है आर्टरी में जो ब्लॉकेज होता है उसको खोलने में मदद करती है और पेशेंट को कॉन्शियसनेस लाने में हेल्प करती है। तो जो है कार्बोवेज सबसे बेस्ट, और ऑक्सीजन लेवल को भी मेंटेन करती है। तो कार्बोवेज सबसे बेस्ट मेडिसिन है। अगर कोई भी कोमा में पेशेंट जाता है तो वहां पे कार्बोवेज पेशेंट को जरूर दें, जिससे कि पेशेंट को जल्दी रिकवरी हो सके। जैसे आप पेशेंट अगर कोमा में आईसीयू में एडमिट है तो आप उसको मेडिसिन को मुंह में अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप क्या है, नेल्स जो पैर का अंगूठा होता है उसके बीच में जो स्किन होती है वहां पर अगर मेडिसिन डालते रहें तो उससे भी पेशेंट को बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। क्यों रिलीफ मिलता है उसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है नर्वस सिस्टम पे वर्क करती हैं। तो अगर आप वहां पे डालते हैं तो सीधा नर्व्स पे इफेक्ट करेगा, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करेगी मेडिसिन, तो वहां पे पेशेंट जो है बहुत जल्दी रिकवर होता है। तो कार्बोवेज इज बेस्ट मेडिसिन। उसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन है। अगर सिर में चोट लगने की वजह से पेशेंट कोमा में गया है तो आर्निका, ब्रेन हैमरेज अगर कंडीशन हुई तो आर्निका बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा हिपर सल्फ भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर विस्टेरियस हैमरेज है तो वहां पर हिपर सल्फ बहुत अच्छी मेडिसिन है। फॉस्फोरस, ब्लड क्लॉटिंग हो गई है माइंड में एकदम से और ब्रेन हैमरेज हो गया तो वहां पे फॉस्फोरस बहुत अच्छी मेडिसिन है। नक्स वोमिका भी बहुत अच्छी मेडिसिन है ब्रेन हैमरेज के लिए। इसके अलावा बहुत सारी लाइट्स ऑफ मेडिसिन है। अगर चाहे पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। एपिस मेलिफिका भी ब्रेन हैमरेज के लिए बहुत अच्छी दवाई है। अगर आप चाहें तो पेशेंट को दे सकते हैं, मगर किसी भी डॉक्टर के बिना पूछे आपको इन दवाइयों का सेवन नहीं करना है और नहीं देना है। सबसे बेस्ट मेडिसिन कार्बोवेज ही है।
उसको हम ब्रेन हैमरेज की कंडीशन में अगर पेशेंट कोमा में है तो उसको जरूर दे सकते हैं। हर 10 मिनट में पेशेंट को जो है 2-2 बूंदे दवाइयां देनी है। इससे पेशेंट को बहुत जल्दी कॉन्शियसनेस आ सकती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मैं यही उम्मीद करूंगी कि आपको ये वीडियो अगर समझ में आई है तो बेटर है, और अगर आपको कोई दिक्कत है या हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। कॉल फॉर मी ऐप मेरा कंसल्टेशन ऐप है, आप उससे डायरेक्टली बात कर सकते हैं उस ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करके, और यूट्यूब पे भी आप उससे हेल्थ इश्यूज के अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं। समय मिलने पे मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।